हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर जितने भी ये सारे टॉपिक्स हैं उन सबको हम डिटेल में समझेंगे। सब कुछ बेहतर तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ओके, सो मेक श्योर कि आपने टॉपर जी को सब्सक्राइब कर रखा है एंड बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि इसके जैसे ही आगे आने वाले जो ट्यूटोरियल्स हैं वो आपको मिल जाएं, उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए या फिर किसी रिसोर्स को शेयर करने के लिए, तो उस समय उन कंप्यूटिंग डिवाइसेस को मिलकर जो बनता है वो कहलाता है नेटवर्क। नेटवर्क किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है तो कंप्यूटर नेटवर्क, फ़ोन्स आपस में कनेक्ट है तो फ़ोन नेटवर्क, अगर लोग आपस में कनेक्ट है तो वो लोगों का नेटवर्क होता है। ओके, नेटवर्क के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। पहला कि हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे अगर कोई नेटवर्क है तो उसमें अगर एक प्रिंटर है तो सारे के सारे कंप्यूटर्स जो है ना उसी एक प्रिंटर से काम चला सकते हैं। ओके, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इससे क्या होगा, हमें सारे अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग प्रिंटर्स परचेज नहीं करना पड़ेगा। स्टोरेज शेयर कर सकते हैं हम एक नेटवर्क के अंदर। ओके, सॉफ्टवेयर्स को शेयर कर सकते हैं, मतलब कि नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब में अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। नेटवर्किंग एक कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है, तो हो सकता है कि जो कंपनीज़ हों, यानी कि नॉर्मल जो नेटवर्क होता है जैसे किसी का पर्सनल नेटवर्क है तो उसमें तो चलो ठीक है, लेकिन जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं 10 12 15 20, तो वहाँ पर एक नेटवर्क स्पेशलिस्ट को हायर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या उससे ज़्यादा भी कंप्यूटर्स हों तब तो हायर करना ही पड़ेगा। फाइल सिक्योरिटी, तो फाइल सिक्योरिटी भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र्स है ना उसी सेम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं जो किसी कंप्यूटर में सेव है, तो उस फाइल को सिक्योर करना, अगर कोई चेंज कर दे उस फाइल में तो ये भी एक कंसर्न है। ओके, हालांकि इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं कि किसने चेंजेस करे हैं, किसने मॉडिफाई करा है, तो वो पता लग जाता है, पर फिर भी एक कंसर्न तो है ही है। अगर देखो सेंट्रलाइज सिस्टम है और जितनी भी फाइल्स हैं और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एक मेन सिस्टम से कनेक्टेड है ना, और मान लो वो मेन कंप्यूटर ही ख़राब हो जाए तो बाकी सारे कंप्यूटर ही क्या होंगे, वो बेकार हो जाएंगे, तो ये भी एक रीज़न होता है। क्लियर? तो ये तीन क्या थे, एक तरीके से देखा जाए तो डिसएडवांटेजेस थे। कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, तो कितने टाइप के होते हैं ये हम ज्योग्राफिकल स्प्रेड के बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफिकल मतलब कितने दूरी तक नेटवर्क फैल सकता है। तो लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक लोकल एरिया तक ही सीमित होता है। हो सकता है कि एक ऑफिस तक हो, एक बिल्डिंग तक हो, या एक फैक्ट्री तक हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं तो वो लोकल एरिया नेटवर्क है ना। इस नेटवर्क में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है ना, ये सारे रिसोर्सेज शेयर करे जाते हैं यूज़र्स के साथ, है ना। ये कंपनी के नेटवर्क होते हैं नॉर्मली देखा जाए तो, ठीक है। पर्सनल जो कंपनीज होते हैं वो अपने नेटवर्क बनाती हैं, उन्हें लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। वैन, ये नेटवर्क जो होते हैं ये पूरी कंट्रीज तक, मतलब ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो सकते हैं। और ये जो नेटवर्क हैं वो छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स को मिलाकर भी बनाए जा सकते हैं। समझ गए? जैसे कोई कंपनी है, उनका जो वर्क है वो ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है और हर सिटी में उनका ऑफिस है, तो हर सिटी में उनके लोकल एरिया नेटवर्क होंगे, तो हो सकता है कि वो कंपनी अपने उन लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर दे। ओके, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो वैन नेटवर्क है वो है इंटरनेट, जिसको हम सभी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस टाइप का नेटवर्क अब ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, और ये जो नेटवर्क था ये ओवरऑल पूरी एक सिटी तक फैला हुआ होता था। ओके, इसका एक एग्जांपल ये है कि पहले के टाइम में जो डिशेस जो होती थी है ना, केबल डिशेस, तो वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क था। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क मीन्स ऐसा नेटवर्क जो किसी इंडिविजुअल का हो या उसके काम के लिए हो, ठीक है, जिसमें कोई पर्सन अपने घर के डिवाइसेस या ऑफिस के डिवाइसेस कनेक्ट कर दे। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल स्मार्ट होम्स होते हैं, स्मार्ट ऑफिसेज होते हैं जिनमें सारे डिवाइसेज आपस में कनेक्ट होते हैं, तो इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, तो इस तरीके के नेटवर्क में क्या होता है कि सारे डिवाइसेज में एक डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, जैसे स्मार्टफोन से कोई पिक ली तो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में सेव हो जाती है। होस्ट, सर्वर एंड क्लाइंट्स। होस्ट का मतलब होता है
कि वो कंप्यूटर जो नेटवर्क से कनेक्ट है उस कंप्यूटर को हम नोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और नोड्स का मतलब काफ़ी सारे कंप्यूटर्स की बात हो रही हो, समझ के बाद। सर्वर वो कंप्यूटर होता है जहाँ पर वो सारी फाइल सेव होती हैं जो कि एक होस्ट कंप्यूटर एक्सेस करता है। क्लियर। जैसे मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा कंप्यूटर कहलाएगा होस्ट या फिर नोड, और मैं जिस वेबसाइट को यूज़ कर रहा हूँ उस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन जिस कंप्यूटर में सेव है वो कहलाएगा सर्वर। तो एक तरीके से सर्वर जो होता है वो एक पावरफुल कंप्यूटर भी होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर होती है और बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है। क्लियर। क्लाइंट वो कंप्यूटर होता है जो इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है। मैंने गूगल पर कुछ सर्च किया तो मेरा कंप्यूटर क्या कहलाया, क्लाइंट कहलाया। समझ गए बात। तो मेरा कंप्यूटर एक नोड भी है, मेरा कंप्यूटर एक क्लाइंट भी है, समझ गए। नेटवर्क डिवाइसेस मतलब अब हम उन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनका यूज़ नेटवर्किंग के लिए होता है। मॉडम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। ये सिग्नल को मॉड्यूलेट एंड डिमॉड्यूलेट करता है। तो इसका यूज़ क्या है, ये जो डिवाइस है वो एक कंप्यूटर को हेल्प करता है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि जो फ़ोन लाइन्स है वो एनालॉग सिग्नल पर वर्क करती हैं, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल पर वर्क करता है। तो मॉडम का यूज़ ये है कि मॉडम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। अब डिजिटल हम जो सिग्नल है वो हमारे कंप्यूटर में है, तो उसे टेलीफोन लाइंस के थ्रू डेटा सेंड करना है तो उसे एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टेलीफोन लाइंस जो होती हैं वो एनालॉग सिग्नल पर वर्क करती हैं। क्लियर। और फिर जहाँ पर डेटा रिसीव होता है वहाँ पर उसे वापस एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है हब। इसको हम कॉन्सेंट्रेटर भी कहते हैं। हब का यूज़ होता है कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना। ओके। तो अब हब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जैसे 10-15 कंप्यूटर हैं तो उनको कनेक्ट करना है आपस में, किसी ऑफिस में रखे हुए हैं मान लो, तो वो हब के थ्रू होंगे। और मान लो एक कंप्यूटर ने किसी दूसरे कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन सेंड करी तो वो हब के थ्रू होकर जाएगी। तो हब क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन मान लो नंबर 1 कंप्यूटर ने भेजी है और मान लो नंबर 5 के पास पहुंचनी है, तो हब क्या करेगा, बाकी सारे कंप्यूटर्स के पास डेटा सेंड कर देगा। अब जिस कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है वो एक्सेप्ट करेगा, बाकी सारे जो कंप्यूटर होंगे वो उस इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देंगे। क्लियर। तो हब जो है वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है एक्टिव हब। ये क्या करता है कि जो सिग्नल इसे रिसीव होता है ये उसे एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है। दूसरा होता है पैसिव हब। मतलब जब हब के पास एक सिग्नल रिसीव होता है तो पैसिव टाइप के जो हब्स होते हैं वो सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करते, जैसा सिग्नल रिसीव हुआ है वैसा भेज देते हैं। एम्पलीफाई मतलब अगर सिग्नल वीक हो चुका है ना ट्रैवल करते करते, तो उसे एम्पलीफाई मतलब एक तरीके से पावर दे देता है उसे, ठीक है, इंक्रीज कर देता है उसकी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है स्विच। स्विच जो है वो भी हब के जैसा ही होता है, बट हम ये बोल सकते हैं कि जो स्विच है वो हब से थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट होता है। ओके। एक तरह ये भी बोल सकते हैं कि जो स्विच है वो एक नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करता है, ठीक है, ताकि ट्रैफिक ओवरलोड ना हो। तो स्विच कैसे काम करता है, जो हब मैंने क्या बोला था, सारे कंप्यूटर्स को डेटा सेंड करता है, लेकिन स्विच सारे कंप्यूटर्स को डेटा सेंड नहीं करता। ओके। तो स्विच क्या करता है, जिस कंप्यूटर को डेटा भेजा जाना है उसके साथ एक टेम्पररी कनेक्शन बनाता है ना। सोर्स मतलब जहाँ से डेटा भेजा जा रहा है, डेस्टिनेशन जहाँ पर पहुँचाना है, तो इन दोनों के बीच एक टेम्पररी कनेक्शन बना देगा। और जब कन्वर्सेशन मतलब कि डेटा सेंड हो चुका है तो उस कनेक्शन को टर्मिनेट भी कर देगा। ओके। तो वो लोकल एरिया नेटवर्क जिनमें स्विच यूज़ होता है उनको हम स्विच्ड लैन्स भी बोलते हैं। राउटर, तो राउटर तो सभी ने सुना होगा। तो राउटर का काम होता है डेटा को फॉरवर्ड करना एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। क्लियर। तो आप अपने घर में ब्रॉडबैंड लगाते हो तो राउटर तो लगाते ही हो, है ना। तो वो क्या कर रहा है, इंटरनेट को कनेक्ट करवा रहा है हमारे पर्सनल नेटवर्क के साथ। ओके। ताकि डेटा एक दूसरे के साथ हम दे सकें और ले सकें। ओके। तो राउटर क्या यूज़ करता है, लॉजिकल एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को यूज़ करता है। गेटवे क्या है कि ये डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। ये कंपनीज के जो नेटवर्क होते हैं ना वहाँ पे यूज़ होता है। ओके। तो एक कंपनी में या एंटरप्राइज बोले तो वहाँ पर जो गेटवे होता है वो या तो प्रॉक्सी सर्वर की तरह यूज़ करती हैं कंपनीज या फायरवॉल की तरह यूज़ करती हैं। प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसी मशीन होती है जो कि एक्चुअली में कोई सर्वर नहीं होती, बट एक सर्वर होने के जैसा बिहेव करती है,
क्योंकि कंपनीज में क्या होता है, उनके सर्वर में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है, तो कोई हैक ना कर ले तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर एक प्रॉक्सी सर्वर जो है वो अप्लाई कर देते हैं। मतलब अगर कोई हैक करने आएगा तो प्रॉक्सी सर्वर को देखकर समझेगा कि यही एक असली सर्वर है और इसी को जो है वो हैक करने की कोशिश करेगा। क्लियर। फायरवॉल, फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम है जो कि प्राइवेट नेटवर्क होते हैं जो कंपनीज के, उनमें कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर ले, उससे बचाने के लिए, ठीक है, जो बनाया गया सिस्टम होता है वो कहलाता है फायरवॉल। रिपीटर, रिपीटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिग्नल को रिसीव करता है और वापस रिट्रांसमिट कर देता है। जैसे कि कोई राउटर है, उस राउटर की रेंज है मान लो 300 मीटर, तो हम क्या करेंगे 300 या 250 मीटर पर एक रिपीटर लगा देंगे, ताकि रिपीटर क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा और आगे जो होगा लॉन्गर डिस्टेंसेस तक वो भेज देगा। समझ गए। टोपोलॉजीज, अब टोपोलॉजीज क्या होती है, वो तरीका जिससे कंप्यूटर्स या डिवाइसेस फिजिकली कनेक्ट होते हैं। फिजिकली कनेक्ट मतलब केबल्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है, नेटवर्क बनाने के लिए। तो उस तरीके को बोला जाता है टोपोलॉजी। ओके, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वो अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर जो कि एक नेटवर्क का है वो कहलाता है टोपोलॉजी। तो पहली जो टोपोलॉजी है वो है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं या नोड्स होते हैं वो एक मेन केबल के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे ये है, ठीक है। इसमें अब दिस इज अ बस टोपोलॉजी, इसमें क्या है, 4 कंप्यूटर्स जो हैं वो एक मेन केबल के साथ कनेक्ट हैं। इस मेन केबल को बोला जाता है बैकबोन। क्लियर। तो किसी भी कंप्यूटर को या नोड को इन्फॉर्मेशन सेंड करनी हो तो वो बैकबोन के थ्रू ही जाती है, और सिग्नल जो होता है वो पूरी केबल में ट्रैवल करता है और हर नोड के द्वारा रिसीव करता है, ठीक है, पर एक्सेप्ट वही नोड करेगा जिसको भेजा गया है। ओके, तो बस टोपोलॉजी के थ्रू जो नेटवर्क बना होता है उसमें टर्मिनेटर भी लगाया जाता है। ओके, बैकबोन के एंड में। अब बैकबोन के एंड में टर्मिनेटर इसलिए लगाया जाता है ताकि जो सिग्नल होता है वो जब ट्रैवल करते हुए बैकबोन के एंड तक पहुंच जाए तो टर्मिनेटर उस सिग्नल को एब्जॉर्व कर लेगा, ताकि बैकबोन जो है वो फ्री हो जाए बाकी के अदर सिग्नल को कैरी करने के लिए। ओके। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो भी नोड होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, वो डायरेक्टली हब या स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे दिस इज अ हब, तो इससे क्या होगा, कंप्यूटर्स आपस में डायरेक्टली कनेक्ट रहेंगे। क्लियर, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो वो किसके थ्रू जाएगी, हब या स्विच के थ्रू ही जाएगी, और हब क्या करेगा, वो इस इंफॉर्मेशन को सारे कंप्यूटर्स में ब्रॉडकास्ट कर देगा, लेकिन एक्सेप्ट वही करेगा जिसको भेजी गई है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिस कंप्यूटर ने इंफॉर्मेशन भेजी है उसने फिजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस लगाया होगा, है ना, डेटा के साथ ये भेजा जाता है, पैकेट्स में इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से कंप्यूटर पर जानी है। तो जहाँ पे पहुँच गई इन्फॉर्मेशन, उसने देखा कि इस पैकेट पर मेरा एड्रेस है, तो वो उस पैकेट को यानी कि उस डेटा को रिसीव कर लेता है। समझ गए ये बात। ट्री टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी जो है वो कॉम्बिनेशन होती है बस और स्टार टोपोलॉजी की। ओके, ये काफ़ी सारे स्टार टोपोलॉजी वाले नेटवर्क्स को कंबाइन करके भी बनाई जा सकती है। ओके, और इसमें क्या होता है, और ये भी हो सकता है कि इस टोपोलॉजी के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा भी हो सकता है कि बस टोपोलॉजी है और इसमें ये दिस इज अ हब और यहाँ पर कनेक्टेड है एक स्टार टोपोलॉजी वाला नेटवर्क। समझ में आ गई। और ऐसा ही सेम नेटवर्क इधर भी हो सकता है, दिस इज अ हब और यहाँ पर ये मान लो 3 4 5 ऐसे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, बैकबोन ये रही और बाकी सारे ये कंप्यूटर्स ये रहे, ठीक है। इंटरनेट, इंटरनेट जो है वर्ल्ड वाइड सिस्टम है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, जिसको हम नेट भी बोलते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि इंटरनेट एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है जिसमें यूज़र्स आपस में कनेक्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के कंप्यूटर के साथ, है ना, अगर उनके पास प्रॉपर परमिशन हो तो। वर्ल्ड वाइड वेब, अब इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के भी डिफरेंस समझ लो। पहले तो वर्ल्ड वाइड वेब ही समझ लो आप, ओके, तो उसके बाद इंटरनेट बताऊंगा मैं। वर्ल्ड वाइड वेब कलेक्शन होता है हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट्स का
स्टैंडर्ड्स का या प्रोटोकॉल्स का, उस तरीके को, है ना, मतलब वो तरीका जिससे ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करे जाते हैं और डिस्प्ले करे जाते हैं इंटरनेट पर। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक कलेक्शन है ना। तो अब काफ़ी लोग डिफरेंस नहीं समझ पाते। इंटरनेट असल में फिजिकल आर्किटेक्चर है ना, नेटवर्क है, केबल्स और इन सारी चीज़ों को मिला के। लेकिन जो इंटरनेट पर हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो असल में है वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज़ अ वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में, जब वो सर्न में काम कर रहे थे। सर्न एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर रिसर्च के लिए। ओके, यहाँ पर फिजिक्स से रिलेटेड रिसर्च होती है। वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग का मतलब है कि अ सर्विस जहाँ पर कोई एक पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी वेबसाइट बनाती है और एक्सेस कर सकती है थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब। तो जो भी वेबसाइट होती है वो कहाँ होस्ट होती हैं, वेब सर्वर्स पर होस्ट होती हैं। ओके, अब वेब सर्वर परचेज करना हर एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होता है और 24 आवर्स उसे ऑन रहने देना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से जो इंडिविजुअल होते हैं वो गोडैडी या इन सब के थ्रू ही अपनी वेबसाइट होस्ट करवाते हैं। क्लियर। तो वेब होस्टिंग क्या है, एक सर्विस है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट होस्ट करवाते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमने होस्ट करी हुई है। वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स काफ़ी सारी सर्विसेज देते हैं वेब होस्टिंग के लिए, जैसे फाइल ट्रांसफ़र, ओके, अपलोडिंग, ईमेल अकाउंट। हर वेबसाइट को जो जो लोग मैनेज कर रहे हैं उन सब के अलग अलग ईमेल अकाउंट। ओके, वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए टूल्स, डेटाबेसेस जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो ये सारी जो सर्विसेज होती हैं वो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स देते हैं हमको। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि URL। अब ये जो आप दोनों देख रहे हो, इन दोनों को URL कहते हैं। तो URL से कोई वेब पेज या कोई वेबसाइट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो एक URL में ये 5 चीज़ें होती हैं। पहला प्रोटोकॉल, ओके, कि कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। होस्ट कौन सा है, वर्ल्ड वाइड वेब है। डोमेन नेम क्या है, जैसे जो वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट का नाम है topperg.com, तो ये डोमेन नेम है। topperg.in, तो ये भी एक डोमेन नेम है, ठीक है। जैसे अब ऊपर वाला जो एग्जांपल देखें हम, तो www.india.gov.in, तो www क्या है, होस्ट है, लेकिन india.gov.in ये डोमेन नेम है। एक्सटेंशन से पता चलता है कि ये जो वेबसाइट है वो किस प्रोडक्ट की है या किस चीज़ के लिए है। तो इनसे पता चल रहा है कि इंडिया की है। नेट होता तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना, EDU होता तो एजुकेशन से रिलेटेड। हालांकि ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि अगर कोई एजुकेशन वेबसाइट है तो EDU लगाना ज़रूरी है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके, पाथ मतलब आप कोई स्पेसिफिक पेज पर जा रहे हैं उस वेबसाइट के अंदर तो पाथ भी लिखा होगा। तो समझ गए अब URL क्या होता है और URL में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ईमेल, तो ईमेल एक तरीके से एक मैसेज है जहां पर हम टेक्स्ट, फाइल्स, इमेजेस या अदर टाइप के अटैचमेंट्स भेज सकते हैं। ओके, और इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं हम। तो या तो किसी इंडिविजुअल को भेज सकते हैं या बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। तो ईमेल मींस इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो वर्ल्ड का फर्स्ट ईमेल रे टॉमिल्सन ने भेजा था 1971 में। और जो मोस्ट पॉपुलर ईमेल साइट है वो आपको पता है gmail.com। ओके, चैट एंड VoIP। चैट मीन्स कम्युनिकेशन जो हम इंटरनेट पर करते हैं, जहाँ पर एक दूसरे के साथ हम रियल टाइम में जो मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर चैटिंग एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल हैंगआउट। ओके, VoIP मीन्स वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब जो हम कॉल कर पाते हैं वो फ़ोन के नेटवर्क के थ्रू कॉल करते हैं, बट अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम फ़ोन नेटवर्क के ज़रिए ही नहीं, हम इंटरनेट के ज़रिए भी कॉल कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पर होता है ना, गूगल हैंगआउट्स के थ्रू भी कॉल होती है, स्काइप के थ्रू कॉल्स होती है। तो वो क्या हो रहा है, वॉइस सेंड हो रही है इंटरनेट प्रोटोकॉल के ज़रिए। वेब ब्राउज़र ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब से। जब कोई भी यूज़र किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को रिक्वेस्ट करता है या गूगल पर कुछ भी सर्च करता है तो वेब ब्राउज़र उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है वर्ल्ड वाइड वेब से, है ना, और या फिर जो भी वेब सर्वर है जहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर है वहाँ से रिट्रीव करता है और
हमें जो है वो रिजल्ट दिखाता है। तो पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं क्रोम एंड मोजिला। इनकॉग्निटो मोड, जब हम कोई ऐसा सर्च करते हैं जो हम स्टोर नहीं रखना चाहते, जिसकी हिस्ट्री को हम स्टोर नहीं रखना चाहते, तो हमारे जो वेब ब्राउज़र्स है वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसे हम इनकॉग्निटो मोड भी कहते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता कि हम पास्ट में किस वेबसाइट पर गए थे, बट जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके डेटाबेस में स्टोर रहता है। ओके, वेबसाइट एंड वेब पेज। तो वेबसाइट क्या होती है? काफ़ी सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होती है जिनका एक कॉमन डोमेन नेम होता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और जो भी वेबसाइट होती है वो एक वेब सर्वर पर होस्ट तो होती ही होती है, तभी तो एक्सेस कर पाते हैं हम। अब डोमेन नेम के एग्जांपल जैसे wikipedia.org, google.com, amazon.com, unacademy.com। ओके, वेब पेज। तो वेब पेज क्या, एक डॉक्यूमेंट है, एक HTML का डॉक्यूमेंट ही तो है जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स या लिंक्स प्रोवाइड करे गए हैं। ओके, तो 10th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा HTML, तो आपको याद होगा कि उन सारे HTML के पेजेस को मिलाकर एक वेबसाइट बन जाती थी। ये आपने प्रोजेक्ट भी बनाया होगा 10th क्लास में। अब वेब पेज दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक वेब पेज एंड डायनामिक वेब पेज। तो जब जब कोई वेब पेज लोड होता है, ठीक है, वो सेम दिखे तो वो स्टैटिक वेब पेज है। और उस वेब पेज का कंटेंट तभी चेंज होता है जब उस पेज के HTML पेज में, है ना, उस HTML फाइल में जिसने वो पेज डेवलप करा है वो चेंज करे, कुछ अपडेट करे उसमें, तभी उस वेब पेज का लुक चेंज होता है, अदरवाइज नहीं होता। डायनेमिक वेब पेज वो वेब पेज होता है जब जब हम उसे लोड करते हैं तब तब उसमें यूनिक कंटेंट शो होता है, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, है ना। तो इस तरीके के जो वेब पेजेस हैं ये इंटरेक्टिव होते हैं, डायनेमिक वेब पेज होते हैं और हर एक यूज़र के लिए अलग अलग दिखाई देते हैं। ओके, लेकिन अगर आप विकीपीडिया का एग्जांपल लो और विकीपीडिया पर कुछ आप सर्च करो, है ना, जैसे आप अनअकैडमी सर्च करो, तो उसका जो वेब पेज होगा वो हर यूज़र को एक ही दिखाई